कुछ लोग होते हैं, कुछ चेहरे होते हैं, कुछ विचार होते हैं जो शुरुआत में आपको लगता है कि यूं ही मिल जाते हैं। जैसे आपने उम्मीद ना की हो, घर की कोई दराज खोली हो और आपको अचानक से एक पॉपिंस या कोई टॉफ़ी रखी मिल जाए, तब चेहरे पर एक चमक आती है। पर ये हमेशा किसी खाने से जुड़ी बात हो, कोई बचपन की स्मृति हो, ये ज़रूरी तो नहीं। स्वामी विवेकानंद हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही दाखिल होते हैं। हमें लगता है कि स्कूल है, स्कूल में प्रेरक व्यक्तित्वों की तस्वीर होनी चाहिए, उनके कोट्स, उनके उद्धरण होने चाहिए, तो इनके भी हैं। लेकिन कभी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रा सी फुर्सत मिले, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि काम बहुत सारे हैं, एक मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में जिससे लगातार आपको कुछ कुछ खींचना है, भले ही 2 बरस बाद आपकी सारी स्टोरेज फुल हो जाए और पलट के देखने की फुर्सत न रहे, क्योंकि तब तक और तस्वीरें खींचनी होंगी और वीडियो बनाने होंगे। और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं। इंस्टाग्राम पे देखना है कि आपकी रील पे उसने अब तक दिल बनाया कि नहीं बनाया। ज़रूरी काम है, प्रेम हमेशा ही ज़रूरी काम रहना चाहिए। पर इन सब के बीच कभी अगर आपको स्वामी विवेकानंद को, उनके लिखे को पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। मैं बहुत कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर शुरू किए गए संस्थान में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। मैं आप लोगों के पेट्रन वत्स साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सभी लोगों का भी। भाषण का गंभीर हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। गुरुजी लोग थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दें, अब मेरा कायांतरण होगा। आप लोगों के पास एक बहुत कमाल का फ़ोन है जिसको आप लोग अपनी पॉकेट में रख लें। मैं आश्वस्त करता हूँ कि वो चाइनीज़ कंपनी का होगा तो भी अगले 1 घंटे तक नहीं फटेगा। धर लो, भीतर रख लो। जो पीछे के लोग हैं उन पर मेरी खास नज़र रहेगी, क्योंकि मैं ताज़िंदगी बैक बेंचर रहा हूँ। तो जो भी नोनू सोनू वाली गल्ला है वो बाद में करें, ठीक है। आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, आप लोग भी अपने ज़रूरी काम छोड़ दें। कुछ स्वाइप इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे वाले लोग थोड़ा ज़्यादा चैतन्य बैठें, क्योंकि मौज आने वाली है बहुत और बातें होने वाली हैं सही सही, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप गलत ऑडिटोरियम में आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि अगला 45 मिनट या 1 घंटा बोरियत से भरा होने वाला है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा दैट प्लीज़ लीव दिस रूम। क्योंकि आप गलत ऑडिटोरियम में हो सकते हैं, आप गलत कोर्स में हो सकते हैं, आप गलत प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट इट्स नेवर टू लेट टू लीव एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारे घर वालों को लगता था कि यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया है और साइंसेस में अच्छे नंबर स्कोर नहीं किए हैं तो जीवन बेकार है। और उन लोगों को लगता था कि उनको सही लगता है। ये दूसरी बड़ी दिक्कत थी। और गणित में अपना डब्बा गोल था। पर कुछ चीज़ें थी जिनमें भरपूर मौज आती थी, भयानक, इतनी की घड़ी देखने का मन ही नहीं करता था। तुम लोगों को अपनी वही मौज खोजनी है, मैं अपनी बता देता हूँ, शायद किसी को रास्ता मिल जाए। हमको कॉमिक्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। बस ये समझ में नहीं आता था कि सुपर कमांडो ध्रुव चड्डी ऊपर क्यों पहनता है, पर काम बढ़िया करता था वो। फिटनेस था। नागराज उतना कम पसंद था क्योंकि वो जैसे ही फंसता था सांप छोड़ देता था, और बीन भी नहीं बजाता था कम वक्त। इससे अच्छी तो रंगोली थी, सुबह सवेरे मन डोले मेरा तन डोले गाती थी। तुम लोगों को रंगोली वंगोली याद है कि सब उसकी बात की जनरेशन के हो? पापा से पूछना घर जाके बेटा। कुछ चीज़ें शुरू में आउट ऑफ सिलेबस लगती हैं, फिर और बड़े हुए तो कहानी पढ़ने में बड़ा लुत्फ आता था। तो जैसे ही अगली कक्षा की किताबें आती थी तो हम उसमें से हिंदी और अंग्रेज़ी इसी क्रम में उठाते थे और सब कहानियाँ पढ़ लेते थे। और हमको लगता था कि सिलेबस तो स्वाहा हो गया, क्या ही ज़रूरत है मैथ साइंस पढ़ने की। इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है देवियों और सज्जनों, मैथ और साइंस। मतलब एक गुरुजी आएंगे, बताएंगे धरती गोल है,
अब गोल हमारी गेंद है, गेंद पे हम किसी को खड़ा करेंगे, वो खड़े नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। फिर दूसरे गुरुजी आते थे, बोलते साहब गुरुत्वाकर्षण बल है। पर हमारे पिताजी जब हमको तमाचा मारते थे तो वो तमाचा नीचे नहीं गिरता था, सीधे गाल पे आता था, तब गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता था। यही सिखाते हैं ना, मूविंग चीज है वो नीचे आएगी, प्रेशर लगेगा। तो उनका हाथ ऐसे आता तो ऊपर चढ़ता था, इसके वेलोसिटी से भी आगे तेजी से। तो साइंस अप्लाई नहीं हो रही थी लाइफ में ठीक से। कहानियों में बड़ा मजा आता था, कहानियों में भाषा थी, साहित्य में कविताएं थी, और जो कुछ ऐसा कह देती थी जैसा ठीक ठीक हम महसूस कर रहे होते थे। You really don't want that spotlight right now. Please don't talk to each other. ये बोलना जो होता है ना मंच पे, ये बहुत लय की तरह होता है ना। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि धोखे से भी बाधा है। मैं कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग पढ़ते हैं। I'm very impressed. Such great political sense of humor. Not bad. अब मौज आती थी हिस्ट्री पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में। पर आसपास का तंत्र बताता था कि बेटा आईआईटी नहीं किया तो जीवन बेकार है। इसी कश्मकश में 18-20 साल कुर्बान हो गए, और फिर पढ़ी हिंदी ही। क्योंकि एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि अब अगर बगावत नहीं की खुद से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, और अपने मन की नहीं की, तो औरों की तो छोड़िए, हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जानना, लल्लन टॉप की जर्नी से भी ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके होने पर तुम अपनी नींद, अपनी सुध-बुध, अपने तमाम ज़रूरी काम भूल जाते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो काम लोगों से बात करना है, अलग अलग इलाकों में जाना है, खाने के ज़रिए, कला के ज़रिए, भाषा के ज़रिए, विचार के ज़रिए उनको समझना है और फिर औरों को समझाना है, तो तुम सही पेशे में हो, सही दुनिया में हो। ये दुनिया जादू से भरी है, और कितनी ही चाबियां हैं, कितने ही दरवाजे हैं जिन्हें खोलकर तुम अतरंगी और सतरंगी हो सकते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कमाल की दुनिया में, एक ट्रेनी के तौर पर। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं कतई तैयार नहीं था। मेरा भी मीडिया में आने का वही सपना था जो आप में से ज़्यादातर लोगों का होगा। मैं मशहूर होना चाहता था, मैं प्राइम टाइम पर न्यूज़ पढ़ना चाहता था, कुछ सुंदर से मेकअप लगाने के बाद कोट और सूट पहनना चाहता था, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू करना चाहता था, और चाहता था कि मैं जहाँ जाऊँ, भले ही सोया चाप खाने ही क्यों ना जाऊँ, सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग जाए, ऐसा मुझे लगता था। और मुझे लगता था कि मैं बोलूँ तो विद्वता का ऐसा प्रभुत्व और ऐसा आतंक हो जाए कि सामने वाला सारे विस्मयादिबोधक चिन्हों से भर जाए। और पैसा, वो तो बहुत सारा चाहिए था, गिनते गिनते सीए थक जाए, इतना पैसा। कुछ द्वीप समूह थे जो खास मौक़ों पर खबरों में आते थे। बताया जाता है जिनके पास बहुत पैसा होता है वो एक नाव लेके जाते हैं और उन द्वीप समूहों में अपना पैसा धर आते हैं। उसको टैक्स हेवन कहते हैं। इतना नहीं चाहिए था। फिर पता चला कि कुछ संपादकों की आकांक्षाएं राज्यसभा लोकसभा की भी होती हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट। वो भी इस देश के नागरिक हैं, और देश का संविधान ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है तो इस पद के लिए अर्हता रखता है। पर जब इस पेशे में आए, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मिलने भी लगी, तो समझ में आया कि इनकम से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। एक सेठ, एक राजा, एक वैद्य, एक कवि, एक स्वर्णकार, एक ताम्रकार, एक लोहार, एक अस्तबल संभालने वाला, जब उसकी बुनियादी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं तो वो क्या चाहता है? स्वामी विवेकानंद को क्या चाहिए था? बहुत बड़े घर से आए, प्रभुताई वाली पृष्ठभूमि से आए,
क्योंकि अमीबा से इंसान तक के क्रम में हम सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करके नहीं आए। अमीबा बहुत चिल लाइफ जी रहा था, आई अश्योर यू। राइट स्वाइप करता था तो भी मैच होता था, लेफ्ट करता था तो भी मैच होता था। अमीबा बहुत खुश था। अमीबा को कोई नहीं टोकता था कि ब्रो गर्मी है तो बियर मत पी और सर्दी है तो रम मत पी। अमीबा वॉज हैप्पी। दिल करता था तो डार्क चॉकलेट खाता था, और दिल करता था तो वो जो अंग्रेज़ों ने तुम्हें बालूशाही डोनट के नाम से बेचनी शुरू कर दी वो भी खाता था। अमीबा वॉज हैप्पी। उसका घर था, उसका घर उसका ओयो रूम था, उसका घर उसका रिजॉर्ट था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अमीबा को पैरामीशियम बनना पड़ा? ऐसी क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ गई? जब इस बारे में सोचना शुरू किया तो मेरी साइंस और मैथ्स के बारे में भी धारणा बदल गई, शायद आपकी भी बदल जाए। हम सब एक वक्त ऐसा होता है जब एक बहुत खास इंसान की कंपनी में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, वो हमारे माँ बाप नहीं होते हैं, वो हमारे प्रेमी प्रेमिका भी नहीं होते हैं एक वचन या बहुवचन में, वो हमारे टीचर भी नहीं होते हैं, हमारा बॉस भी नहीं, हमारा सीईओ भी नहीं, हमारा सीए भी नहीं जो हमारे अकाउंट की हालत बताता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी ज़िंदगी में खुद हम होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम उसके साथ बैठते हैं, नज़रें मिलानी पड़ती हैं, चुराने भर से काम नहीं चलता है, और तब कुछ सवाल आते हैं जहन में, मैं क्यों हूँ इस तरह का? एग्जिस्टेंशियल सवाल, मेरे होने का मकसद क्या है? जब मैं बीत जाऊंगा तो कोई असर, कोई नाम रह जाएगा। आप इनकम से आगे सोचने लगते हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इम्पैक्ट। मेरे होने से किनको फर्क पड़ता है, मैं क्या करूं जो अच्छा हो? अमीबा ने भी यही सोचा, कॉम्प्लेक्स थॉट थे तो पैरामीशियम बना और एवोल्यूशन आगे बढ़ा। सो व्हेन इन डाउट थिंक ऑफ अमीबा। ठीक है, क्योंकि लाइफ में चिल करना जरूरी है, पर सिर्फ चिल नहीं करना है, उससे आगे भी जाना है। अब जब आप उसके आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि साहब एक चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बहुत कमाल की चीज़ है। किसी नदी में कोई तिल डालने से नहीं मिलता है वो अध्यात्म। सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो फिर ये अध्यात्म है क्या? ये किसी चार दीवारी में नहीं है जिसको हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का नाम दे दिया, गुरुद्वारे का नाम दे दिया। ये आपकी अपने आप से मुलाकात है। when you feel oneness, when you feel enlightened, और इस तक पहुंचने के, जैसे उस मायावी दुनिया में पहुंचने के कई रास्ते हैं, और सबसे ज़रूरी रास्ता है मुस्कुराने का। जैसे हमारे पीछे बैठे नौजवान दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्यों ही बुला लिया सर ने इनको, काफ़ी हाई फाई बातें कर रहे हैं। ब्रो व्हाट्स दिस स्पिरिचुअलिटी लाइक? Should I post about it on Insta? Or am I woke enough not to talk about it? रीलों में देखा था कुछ कूल चीज होती है। So when you start thinking about spirituality, when you start thinking about oneness, तब आपके पास फिर साइंस आती है, क्योंकि साइंस आपको बताती है कि आपको रैशनैलिटी खोजनी होगी, लॉजिक खोजना होगा। साइंस आपको बताती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके गुजरने के बाद गुजर नहीं जाएगा। देयर विल बी अ डीएनए इम्प्रिंट। आप जितनी जिंदगियों से मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, जिनको प्रभावित करते हैं, जिनको पैदा करते हैं, जिनसे पैदा होते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो यू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग। एक जर्नलिस्ट के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप दिन रात पावर के साथ इतना निगोशिएट करते हो, इतना इंटरेक्ट होते हो कि आपके करप्ट होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। प्रभुताई का मद, मैं तो कलेक्टर को जानता हूँ, एसपी को जानता हूँ, डीजीपी को, मिनिस्टर को, पीएम को, सीएम को। देखा नहीं, पिछले दिवाली मेले पे मेरी उनके साथ सेल्फी थी। आजकल सेंसेक्स ऐसे ही तय होता है जर्नलिस्टों का, कितने ताकतवर लोग उनके पास डायल पर हैं। पर अगर आपने स्पिरिचुअलिटी पढ़ी है और साइंस पढ़ी है तो आप इससे थोड़ा सा मुक्त रह सकते हैं, और तब आपको आने लगती है भरपूर मौज।
क्योंकि जब आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो, तो आपको एक महान दार्शनिक का कथन याद आता है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर। और तुमने अगर इस इन्फो को पास ऑन नहीं किया, कुछ सांसें और नहीं ली, तो अमेजॉन के जंगल में तितली शायद न फड़फड़ाए, अफ्रीका में एक हाथी रास्ता भूल जाए, चाइना में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड करने वाले की कॉफ़ी में वैसी किक ना आए, और इंडोनेशिया में कोई ऐसी क्रांति हो जाए कि कोयले का दाम अचानक बढ़ जाए। तुम्हारे एक कदम से ये हो सकता है। एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, सो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर। और कभी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर बहुत गुरूर आ गया है, तो कार्ल सीगल की पेल ब्लू डॉट की थ्योरी याद करो। यू आर नथिंग बट अ कॉस्मिक पार्टिकल। तुच्छ हो, धरती से 3.5-4 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक तस्वीर खींची गई एक बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप के जरिए, और जिसमें ये नन्हा सा टिमटिमाता सा कहीं किनारे जब तक जलता बुझता एक निशान दिखता है, एक पेल ब्लू डॉट दिखता है। हम और आप इसको पृथ्वी कहते हैं। अब आप खोजिए इसके किस अक्षांश और देशांतर पर आपका गुजर बसर है। आपके आधार पर, आपके पासपोर्ट पे क्या एड्रेस लिखा है? तो दोनों ही चीजें हैं। खूब उम्मीद से भरे रहिए, खूब कॉन्फिडेंस से भरे रहिए। अगला लल्लन टॉप से भी बड़ा कोई वेंचर जिसमें दुनिया भर में रिक्रूटमेंट हो, इसी हॉल से निकल सकता है, बशर्ते यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर रेडी टू डू योर ओन सेट ऑफ मिस्टेक्स। और अगला लल्लन टॉप डूब भी सकता है अगर आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में और आपका यकीन ईगो में, गुरूर में तब्दील हो जाए। तो ये तो एक बड़ी बुनियादी सी बात है, पर आते आते ही आएगी। अभी तुम्हारी उम्र इतनी जटिल बातों को सीखने की नहीं है। तो लल्लन टॉप की कहानी सुना देता हूँ। तो हम लोग आप सब लोगों की तरह उसी चिंता में खर्च हो रहे थे जब इंस्टीट्यूट में थे, प्लेसमेंट होगा कि नहीं और गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं, दो ही चिंता होती है। उसी के साथ फिर बाकी चीज़ें जुड़ती हैं। जो लड़कियां हैं वो गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से या जो भी उनके प्रेफर्ड जेंडर हो उससे रिप्लेस कर सकती हैं। जो होमोफोबिक हैं वो इस पर हंस भी सकते हैं, पर जो बुद्धिमान लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनको जेंडर के बारे में ये जानकारी होनी ही चाहिए दैट यू चूज योर जेंडर, राइट? तो इट्स नॉट फनी। सिर्फ आयुष्मान खुराना की फिल्म देखने से आप कूल नहीं हो जाते हो, आपको उसको इंटरनलाइज भी करना होगा। आपको ये इंटरनलाइज करना होगा कि आपके बगल में जो लड़का या लड़की बैठा है, उसने शॉर्ट्स पहने हैं, उसने ड्रेस पहनी है, उसने सूट पहना है, सिर्फ उतने भर से वो डिफाइन नहीं होती है। इट्स हर चॉइस। सेम अप्लाइज ऑन द बॉयज। सिर्फ अजीबोगरीब ढंग के बाल कटवाने से, जो मुझे लगते हैं, आप कूल नहीं हो जाते और बुरे भी नहीं हो जाते। आप 4 तरह के रेजर और उस तरह चलवा के और नीले पीले बाल करवा के भी इस इंस्टीट्यूट के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, राइट? तो जो चिंताएं आप सबकी होती हैं, आई होप वही हमारी भी थी। जिंदगी में प्यार मिले, कोई समझने वाला मिले, जिसको देखूं तो खुशबू आए, वायलिन बजे, मन ही न करे कैंटीन से उठने का, क्लासें निहायत बोरियत वाली लगे, और एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें हम अपनी काबिलियत को साबित कर पाए। फिर शुरू हुआ रैट रेस। इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी, प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी, उसको तो ये नहीं आता पर उसको ये काम मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। दैट कॉम्पिटिशन, दैट फ्रस्ट्रेशन। साहब हम तो टॉपर हैं, बताइए हमको भी नौकरी नहीं मिल रही। फिर आप काम में जाते हो तो आपको और मुश्किलें समझ में आती हैं। फिर एक वक्त आता है जब आप थोड़े से सम पे आ जाते हो, अच्छा ठीक है, ठीक ठाक काम चल रहा है, प्यार इत्यादि भी हो ही गया है, पर मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि तुम जो सोचते हो, जिस पर यकीन करते हो, और तुम जो कर रहे हो वो बेमेल होता है। तुम्हें तो जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में कुछ और पढ़ाया गया था। तुम में से किसी को नहीं पढ़ाया गया होगा कि मलाइका अरोड़ा अपना कुत्ता घुमाने जाए तो कैप्शन क्या लिखो। तुम्हें नहीं पढ़ाया गया होगा कि देखें हॉट तस्वीरें वाले कैप्शन कैसे लिखे जाते हैं।
तुम्हें झूठ बोलना तो नहीं ही सिखाया गया होगा इन इंस्टीट्यूट्स में, पर जब तुम उन संस्थानों में पहुंचते हो तो यही सब करने को कहा जाता है, सफलता के नाम पर, क्लिक्स के नाम पर, व्यूज़ के नाम पर। तो अब क्या करें साहब, एक वैल्यू सिस्टम है जिसको इंटरनलाइज किया, और एक वैल्यू सिस्टम है जो वहाँ पे मौजूद है, खड़ा है। तो आपके भीतर एक द्वंद्व शुरू होता है। एवरीबडी सेज आई एम फाइन बट आई वॉज नॉट फाइन। तो अब या तो आप मुकद्दर या किसी मसीहा का इंतज़ार करते रहो, या फिर मजबूती से जो यकीन करते हो उस पर काम करना शुरू कर दो। तो 2016 वो वक्त था मेरे लिए, तब तक मैं जर्नलिज्म में 7-8 साल गुजार चुका था, काफ़ी अलग अलग किस्म के तजुर्बे हो चुके थे। देन वी डिसाइडेड कि अब कुछ ऐसा करते हैं जो करना चाहते थे हमेशा से। कहानियाँ सुनाएंगे लोगों को, यकीनी ढंग से सुनाएंगे, बिना पॉलिश्ड हुए सुनाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे दिखते हैं वैसे ही नमूदार होंगे स्क्रीन पर। अगर मैं गमछा डालता हूँ तो गमछा पहन के आऊँगा, अगर मैं शॉर्ट कुर्ते में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ तो वैसे ही। अगर मेरी कोई सहकर्मी चश्मा लगाती है और वो उसी में सहज है तो उसको लेंस लगाने की बाध्यता ना हो। कोई ऐसा फाउंडेशन ना चढ़ाया जाए उसकी त्वचा पर जिससे उसकी स्किन का टेक्सचर बदला नजर आए, बिकॉज दिस इज हाउ शी इज एंड नन ऑफ अस गेट टू चूज। और उसमें कोई हायरार्की या ऐसा एस्थेटिक्स का पैरामीटर भी नहीं है कि इस टेक्सचर वाला है तो अच्छा है, नाक ऐसी है या पेट ऐसा है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं सबके। तो एक लिस्ट बनाई गई, लिस्ट में अमूमन लोग लिखते हैं कि हम क्या करेंगे। रोंडा बर्न कहती भी हैं द सीक्रेट में कि जो चाहते हो उसी की बार बार ख्वाहिश करो, सत्य हो जाता है। पर फॉर अ चेंज हमने सबसे पहले कागज़ पर लिखा कि क्या नहीं करेंगे। हमने तय किया कि हम कभी भी अपनी किसी भी कॉपी, किसी भी वीडियो में ऐसी बात नहीं कहेंगे जो सैद्धांतिक तौर पर हमें गलत लगती है, लेकिन कभी भी हम गैलरी को प्लीज़ करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ बहुमत, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक किसी बात को सही मानते हैं उतने भर से वो बात सही नहीं हो जाती है। हमने तय किया कि हम देखें और तस्वीरें वाली जर्नलिज्म नहीं करेंगे। हमने तय किया कि कौन अपने बेडरूम में क्या करता है, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, भले ही वो कितना पब्लिक फिगर क्या ना हो, जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला ना हो जाए। इफ समबडी अनाउंसेस अबाउट देयर एंगेजमेंट, देयर वेडिंग, यस वी विल इन्फॉर्म, लेकिन उसके पहले कौन किसके साथ घूम रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, एयरपोर्ट पे क्या पहन के जा रहा है, इट्स नॉट माई कंसर्न। हमने तय किया कि हम नागरिकों को मजबूत बनाएंगे। नागरिकों को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं? उनको किसी भी विषय पे बहुत सारी बातें बताकर जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती हो, रादर देन सिटिंग देयर लाइक अ मसाया एंड डिलीवरिंग दैट सर्मन कि ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं एंकर, मैं एडिटर, मुझे सब आता है, मैं मिमियाता रहूँगा रात दिन और जो मैं बताऊँगा वही सही होगा। नो सर, दैट वॉज नॉट ट्रू। वी डू नॉट नो एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वी गो टू एक्सपर्ट्स, अलग अलग विषयों के विद्वान, अलग अलग मतों के विद्वान। और ये सब करते हुए ललन टॉप में हमें बड़े कमाल के सबक मिले जब हम लोगों के पास गए। आई रिमेंबर फर्स्ट वायरल वीडियो 2017, यूपी में इलेक्शन थे। हम एक मैनपुरी कस्बा पड़ता है, एटा मैनपुरी, आगरा के पास, वहाँ पे एक स्कूल में बच्चों से बात कर रहे थे। अक्सर हमें टोका जाता है यार आप बच्चों से क्यों बात करते हो इलेक्शन के दौरान, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बच्चे भी कभी बड़े होंगे, इसलिए बात करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि जब वो स्कूल में है, अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है, तो वो क्या सीख रहे हैं, उनकी विचार प्रणाली क्या है, क्या वो उनके कमरे में जो प्यून आ रहा है उसको भैया करके बोल रहे हैं या नाम लेके बोल रहे हैं, कोई उन्हें उनकी कैंटीन में पानी सर्व कर रहा है, सो आर दे फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड और दे फुल ऑफ एरोगेंस। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब आप लिफ्ट से निकले हों, गेट से निकले हों और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो और आपने उसको थैंक यू बोला हो, क्योंकि उसने आज ये पूरे दिन इंश्योर किया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे कैंपस में ना घुसे जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ग्रेटिट्यूड। और वो ऐसे नहीं कि एक भाषण दिया तो आ जाएगा, वो आपको अंदर से फील करना पड़ेगा। तो वी वर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हमारे हाथ में माइक था, कैमरा था और हमें मौका मिल रहा था और लोग हमसे बात करना चुन रहे थे। सो आई मेट अ बॉय जो मुझे बहुजन समाज की राजनीति समझा रहा था। 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला लड़का, उसका नाम अर्चित था, आई स्टिल रिमेंबर, और बहुत कमाल ढंग से सुना रहा था।
कुछ दिन आगे बढ़े तो मेथी के खेत में, धनिया लगी हुई थी, सॉरी, धनिया के खेत में कुछ महिलाएं काम कर रही थी और वो अपने घर का अर्थशास्त्र समझा रही थी। कुछ आगे बढ़े तो एक बाहुबली नेता थे जो इस चिंता में थे कि इस बार उनका बाहुबल उतना काम नहीं आ रहा। लोगों का बहुत मन बढ़ गया है, ये उस गुंडे की शिकायत थी। फर्स्ट हैंड हमने जितनी सारी चीजें क्लासेस में पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी थी, हिस्ट्री में पढ़ी थी, जर्नलिज्म में पढ़ी थी, वो वहाँ एक बहुत नई शक्ल में घट रही थी। एंड वी वर रिकॉर्डिंग इट, वी वर ब्रॉडकास्टिंग इट। और जो लोग देख रहे थे उनको बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि शायद ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई जो बहुत ज़ोर से बात नहीं कर रहा है चिल्ला के, जल्दी से माइक नहीं हटा रहा रिस्पोंडेंट के सामने से, बहुत सारे ग्राफिक्स और म्यूज़िक की बॉम्बार्डिंग नहीं कर रहा है। तसल्ली से एक टीम गई है, लोगों को सुन रही है, समझ रही है और समझ को और सघन करने के लिए सवाल पूछ रही है। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड लल्लन टॉप। और फिर हमें जो जो अच्छा लगता गया, जो जो हमारे यकीन का हिस्सा था, हम वो करते गए। हमें लगा लोगों को संस्कारी होने पे बड़ा जोर दिया जाता है, रैशनैलिटी। स्वामी जी बहुत पक्षधर थे रैशनैलिटी के, इसीलिए वो हिंदू धर्म में आए पाखंड की जोरदार आलोचना किया करते थे। और रैशनैलिटी कैसे आएगी? संस्कार कैसे फिल्टर होगा, कैसे परिष्कृत होगा? साइंस से होगा। तो हमें लगा कि संस्कारी बनने के लिए साइंसकारी होना बड़ा जरूरी है, तो हम लोग खूब ध्यान देने लगे उस पर। फिर लगा कि साहब सारी कमाल की चीजें हिंदुस्तान में तो नहीं हो रही हैं, भले ही दावा किया जाता हो, दुनिया में भी हो रही हैं, बुरी चीजें भी हो रही हैं। और जरूरी तो नहीं कि सब सबक हम अपनी गलतियों से ही लें, दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो हमने दुनियादारी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। आपको पता तो हो कि इस वक्त जब आप यहाँ बैठे हैं तो एक देश है DR कॉन्गो, जहाँ पे लोगों के पास बैठने की मोहलत नहीं है, क्योंकि 2 फौजी गुट आपस में लड़ रहे हैं सत्ता के संघर्ष को लेकर। आपको पता तो हो कि जब आप यहाँ बैठे हैं और किसी की स्पीच सुन रहे हैं तो ठीक उसी वक्त येल में कोई फ्रेश स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट चूज कर रहा है और उसके पास ऑप्शन है कि वो मेडिकल साइंस के साथ म्यूजिक और रोबोटिक्स के साथ फिलॉसफी की पढ़ाई कर सके। एक साथ कितनी दुनियाएं समानांतर हैं आपकी जो चल रही हैं, पर ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि भूगोल सिर्फ नक्शे पर कुछ देशों, पर्वतों, नदियों या फिनोमेनास को याद करने का नाम भर नहीं है। वननेस की बात कर रहे थे ना हम, हमें पता हो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जर्नलिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी है वोक होना, अवेयर होना। आप लोग खाना खाते हैं? आई होप सारे लोग खाते होंगे। क्या कुछ लोग ऐसे भी जो धूप धूप करते हैं जादू की तरह? नहीं, सब खाते हैं। गुड। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू इंक्वायर्ड अबाउट योर थाली? तुमने एक रोल खाया? तुम्हें पता है कि इस देश में गेहूं किन किन इलाकों में उपजाया जाता है और गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं? आपने ढोकला खाया? चने से बना कुछ खाया? कौन सी किस्म है चने की जो आजकल चल रही है? मटर खाई गोलगप्पे में? आपको पता है मटर की कौन सी किस्म चल रही है? सब्जियां, फ्रूट्स। आप दिल्ली नाम के जिस शहर में है, उस शहर में गुलमोहर की बहार जा रही है और अमलतास की आ रही है। क्या आप इन पेड़ों को पहचानते हैं? या कभी कोई शायर किसी फिल्मी मुशायरे में जब इनका जिक्र करेगा तब तुम गूगल करोगे? दुनिया को जानना, देश को जानना, अपने आस पास को जानना, प्रश्नाकुल होना। क्या आपको ठीक ठीक रंग पता है? आपके बगल में जो लड़का या लड़की बैठी है, उसने जो स्कर्ट, शर्ट, टी शर्ट पहन रखी है, उसका शेड क्या है? या आपको भी लगता है कि दुनिया में 4-6 ही मोटामाटी रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला? आपको पता है कितने तरह के पिंक होते हैं? और ये लड़कियों से जुड़ा सवाल भर नहीं है, ये मूर्ख और ना मूर्ख होने भर का सवाल है, ये रैशनल होने का सवाल है, ये क्यूरियस होने का सवाल है। वो प्रश्नाकुलता आपके अंदर है कि नहीं? हम लोग अपने न्यूज़ रूम में इसको बहुत प्रमोट करते हैं। प्लीज इंक्वायर, प्लीज आस्क। You have 2 choices. You always have 2 choices. One, you
pretending to be the smartest guy and stay dumb. कोई बात हो रही है, टीचर्स ने कुछ बोला, क्लासमेट्स ने कुछ बोला, किसी ने कोई रेफरेंस दिया, और अरे यार सबको लगता है मुझे आता होगा, या मुझे लगता है मुझे आना ही चाहिए, तो यू वोंट आस्क, स्टे डम. ऑप्शन नंबर 2, चॉइस नंबर 2, you may ask few dumb questions but you may lead to become a smart guy. कोई भी सवाल मूर्खता से भरा नहीं होता है. आधी लड़ाई तुम तब जीत लेते हो जब तुम सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हो. वरना कितने गेस्ट आए इस पोडियम के पीछे खड़े होकर एक ओज से भरा लेक्चर देकर चले गए. तुम सोचते रहे इसने ये जो बात बोली इससे मेरी इत्तेफाकी है ना इत्तेफाकी, मैं ये पूछ लूं क्या. लेकिन तुम्हारे पांव कांप रहे थे, तुम्हारी हथेलियों में पसीना आ रहा था, तुमने आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करके जिनके पास माइक है उनसे ये नहीं कहा मुझे भी सवाल पूछना है. बहुत हिम्मत लगती है ना एकदम से स्पॉटलाइट में आने में. मैं पूछ पाऊंगी क्या, मेरा कंपोजिशन ठीक होगा क्या, मेरा डिक्शन ठीक है क्या, मेरी आवाज़ निकल पाएगी क्या, मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या सोचेंगे. जर्नलिस्ट को इन सबसे बेपरवाह होना चाहिए. उसे सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने उस कॉल, उस अलम, उस शपथ के बारे में सोचना चाहिए, उस इरादे के बारे में जिसके चलते तुम इस मायावी दुनिया में दाखिल हो रहे हो, जो कि जिम्मेदारी से भरी है. प्रश्नाकुलता. आखिरी में 3 शब्द हैं और एक घटना है. वो 3 शब्द हमारा संकल्प और सबक हैं और वो एक घटना हमारी शाबाशी है. और उसके बाद वील ओपन द फ्लोर फॉर Q&A. राइट. 3 शब्द हैं जो हमारे न्यूज रूम में लिखे हुए हैं, हमारे दिमागों में लिखे हुए हैं. मैं आप लोगों को वो लल्लन टॉप का सीक्रेट बता के जा रहा हूं. अगर आप लोगों ने इसको अपना लिया तो अच्छे पत्रकार बने ना बने अच्छे इंसान बन सकते हैं. प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये लाइफ में बाकी चीज़ों में भी बहुत काम आता है. मेरा पेटेंट है पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीव कर दे रहा हूं. पहला शब्द है स्पष्ट, क्लैरिटी. तुम जो बोल रहे हो, तुम जो लिख रहे हो, तुम जो बता रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें क्लैरिटी है क्या. तुम गए एक वीगन कॉफ़ी शॉप में, तुमने कबूचा पी लिया, तुम गए तुमने कुछ ऑर्डर किया, तुम गए तुमने कुछ पहन लिया, तुमने कोई किताब पढ़ ली, उसके बारे में बात कर ली, तुम्हें पता चला अच्छा साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अच्छा अडानी ग्रुप पे आई है, अच्छा उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है. आपने बोल दिया हाँ ब्रो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है. आपको पता ही नहीं शॉर्ट सेलिंग क्या है. क्लैरिटी होनी चाहिए. एवरीथिंग यू राइट, एवरीथिंग यू स्पीक, आपको खुद स्पष्ट होना चाहिए. हमारे न्यूज रूम में पहला है, एक भी शब्द ऐसा मत लिखो जो तुम्हें ना पता हो, जो तुम बोलते नहीं हो अपने दैनंदिन जीवन में. एक भी शब्द, एक भी वाक्य ऐसा मत लिखो जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो. ऐसे लिखो कि स्पष्टता रहे, पहले तुम्हारे जहन में फिर पढ़ने वाले के. दूसरा मंत्र स्पष्ट के बाद है सरल, सिंपल. कैन यू कीप इट सिंपल? प्लीज डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स. क्या आप मुझे ये बात आसान भाषा में समझा सकते हैं? जैसे वो 3 इडियट्स फिल्म में है ना, आमिर खान और प्रोफेसर के बीच बहस चल रही है, मशीन पढ़ाई जा रही है, तो वो चतुर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन बताता है और आमिर का किरदार क्या कहता है, जो हमारे काम को आसान करे वो मशीन है. सिंपल, सरल चीजें समझ में आती हैं. तो दूसरा काम है पत्रकार का कि वो चीज़ों को सरलता से पेश करे, और ये सबसे ज़रूरी काम है. क्योंकि जब तुम ये चिंता करते हो कि साहब कैसा लोकतंत्र है, कोई फ्री तेल पर बिक गया, कोई फ्री आटे पर बिक गया, तो आप भूल जाते हो कि इस लोकतंत्र में नागरिकों को सक्षम, सबल, जागरूक बनाने की जिम्मेदारी हमारे पास थी. पर जिनके पास ज़्यादा ज्ञान था उन्होंने जटिल लैंग्वेज चुनी, उन्होंने अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में लिखना चुना, और जिनको समझाया जाना था उनकी जो ज़बान थी उसमें किसी ने ये जटिल चीज़ें आसान ढंग से नहीं बताई. उनको नहीं बताया कि तुम्हारा एक वोट सिर्फ इतना भर तय नहीं करता कि तुम्हारे दरवाजे पर हैंडपंप लगेगा, खड़ंजा बिछेगा, सीसी रोड होगी या नहीं. तुम्हारा एक वोट ये भी तय करेगा कि तुम्हारा बेटा या बेटी जब स्कूल जाएंगे तो उनको किस तरह की शिक्षा मिलेगी. ये हमारा काम है, आपका काम है, इंटेलिजेंसिया का काम है. सरल बनाना ज्ञान को,
रिलेटेबल बनाना, इजी बनाना, भयाक्रांत ना करना। ऐसा होता ना, एक व्यक्ति आए एकदम से बड़े शानदार उजले कपड़े और वो एक ऐसी भाषा में बात करे, आपको यार कुछ अद्भुत बात कर रहा है, बस समझ में नहीं आई, तो आप उससे भयभीत महसूस कर सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं, उससे प्रेम नहीं कर सकते, उससे रिलेट नहीं कर सकते। तो पहला फॉर्मूला है स्पष्ट, दूसरा फॉर्मूला है सरस। कितना फॉर्मूला बचा? एक और बचा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है और जिंदगी खर्च हो जाती है इसको साधने में। इस तीसरे जादुई शब्द का नाम है सरस, मजेदार। तुम जो बता रहे हो वो तुम्हें आता है, तुम जो बता रहे हो तुमने उसे आसान भाषा में मुझे बता दिया, पर क्या तुम उसे मजेदार बता सकते हो ढंग से? उसके साथ कोई किस्सा बता दो, कोई कहानी बता दो, कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा तजुर्बा कि वो मुझे याद रह जाए। ये सबसे जटिल काम है। आप सब लोग यहां बैठे हैं, कभी ना कभी 11वीं 12वीं में रहे होंगे। अपने दिमाग में एक अभ्यास करिए, अभी करिए। क्या आपको, मान लीजिए कि आप 11वीं क्लास में आ रही है लंच के लिए? कैंसिल कर दी उसने डेट। मान लीजिए आप 11वीं क्लास में 190 दिन स्कूल गए, ठीक है? एक मोटा माटी अंदाजा लगा लेते हैं। क्या आपको वो सारे 190 दिन याद हैं अपनी 11वीं क्लास के? किसी को भी? ऑल 190 डेज, ऑल दोस 15-16 आवर्स व्हेन यू वर अप, होपफुली नहीं याद है। अब अपने दिमाग में दूसरी एक्सरसाइज शुरू करो। तुमको अपनी 11वीं क्लास की क्या क्या चीजें याद हैं? बास्केटबॉल का कोई टूर्नामेंट जीता था? फ्रेशर वेलकम, कौन से कपड़े पहने थे? टीचर ने किसी बात पे शाबाशी दी थी? घर में किसी बात पे झगड़ा हुआ था? कोई फिल्म देखने नहीं जा पाए थे? कोई बहुत इंटेंस गेम हारे थे? कोई गाना तुमने डिस्कवर किया था? कुछ मेमोरीज हैं जो तुम्हें याद हैं, जो तुमने अपनी दिमाग में खूबसूरत या खौफनाक वाकये के साथ प्रिजर्व कर ली है अनकॉन्शियसली। दिस इज हाउ वी आर डिजाइंड, दिस इज हाउ अवर मेमोरी इज डिजाइंड। वी कैन नेवर मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि अभी ये व्यक्ति जो 30 मिनट बोल रहा है हूबहू सब कुछ याद रखूंगा। कुछ चीजें हैं जो आपके दिल को लग जाएंगी, आपको याद रहेंगी। दिल को क्या लगता है? वो जो स्पष्ट हो, वो जो सरल हो, और वो जो मजेदार और यकीनी ढंग से कहा गया हो। जो कह रहा है उसकी आंखों में वो यकीन दिखे कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो उस पर हूबहू यकीन करता है। वो जो बोल रहा है उसको वो बोलने में लुत्फ आ रहा है, मौज आ रही है। वो जो बोल रहा है वो आनंद से भरा हुआ है और उस जरूरी किस्म की करुणा से भी भरा हुआ है जो कि बोलने की जिम्मेदारी के साथ हमेशा आती है। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। आपने मुझे इतनी देर सुना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आखिरी में मैं एक अपना हासिल बता देता हूँ, लल्लन टॉप का हासिल। कुछ एक बरस पहले की बात है, अमेरिका से एक ईमेल आया। एक बुजुर्ग 87 बरस के, उन्होंने वो ईमेल किया अंग्रेजी भाषा में। पर जब पढ़ा तो समझ में आया कि वो ईमेल उन्होंने बोला है और उनकी बेटी ने ड्राफ्ट किया है। ईमेल ये था कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता था, रिटायर हो गया, यहाँ बस गया हूँ, लल्लन टॉप देखता हूँ। कितना देखता हूँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मेरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी हुई। आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर कपल ऑफ डेज। व्हेन आई रीगेन कॉन्शियसनेस, डॉक्टर्स ने पूछा कि हम किसको बुला दें, आप किससे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमें कुछ चेक करना है। सो आई सेड क्या चेक करना है? उन्होंने कहा हमें ये चेक करना है कि आपके सेंसेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप सुने को प्रोसेस कर पा रहे हैं? क्या आप विजुअल को प्रोसेस कर पा रहे हैं? और क्या उस सुनने और देखने और प्रोसेस करने के बाद आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? एंड दैट बुजुर्ग सेड लल्लन टॉप लगा दो। Whenever I discuss this, I'm overwhelmed. I'm full of gratitude. I'm full of responsibility. क्या ही करते हैं हम कोई ऐसा अनोखा काम नहीं करते हैं। हम कोई अद्भुत दूसरे ग्रह से आए प्राणी नहीं है।
हमें दिन भर में बहुत सारी गालियां और बहुत सारी तालियां मिलती हैं। हम बहुत गलतियां भी करते हैं, कोशिश करते हैं हर दफ़ा नई गलती करें, घुटने छिलते हैं और कभी कभी माथे पर साफा और पगड़ी भी बांध दी जाती है। पर एक प्रॉमिस रहता है, जैसा कि महान लेखक रस्किन बॉन्ड कहते हैं, हर सुबह तुम जागो तो दुनिया को बोलो हैप्पी बर्थडे, बधाई हो दुनिया तुम जिंदा हो, तुम्हें एक दिन और मिला। क्योंकि एक और बुजुर्ग हैं जो कुछ 100 बरस पहले कह गए हैं, उनका नाम कबीर है, हम ना मरब मरबे संसारा। जब आपके भीतर वो भाव आ जाता है, जब आपको ये समझ में आता है कि आप लाखों वर्षों के इंसान के चलने का एक पड़ाव है, then you are full of empathy, you are full of gratitude। जब आप देख लेते हो कि आपके गुस्से और खीज के ठीक ठीक ट्रिगर पॉइंट क्या है, यू स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। किस बात से नाराज हो? तुम्हारी शर्ट को कुछ कम अच्छी है, तुम्हारे पास एक महंगे ब्रांड का चश्मा नहीं है, तुम्हारे असाइनमेंट में कम नंबर आए, दुनिया ने जो खूबसूरती के पैमाने तय किए हैं उस पर तुम कुछ कम फिट बैठते हो। किस बात से गुस्सा हो खुद से? किस बात से गुस्सा हो अपने इर्द गिर्द के लोगों से? इन चीज़ों से जिन पे तुम्हारा प्रकट वश नहीं है, या अपने व्यवहार से जिसे तुम ठीक ठीक तय नहीं कर पा रहे हो। सो डोंट फॉरगेट टू बी इन द कंपनी ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन यू नो, एंड दैट इज़ यू। अपने साथ बैठो, एकांत में बैठो और फिर पूछो कि गुरु मौज किस चीज़ में आती है। थैंक यू।